Good evening, friends. This is Professor Parvez Englishwala from Kota, and this evening we are presenting an important topic, and that is preposition. इसका pronunciation देख लीजिए पहले आप. Preposition. Generally आप pre लगाते हैं. Pre means before and post means after. ओके तो pre नहीं बोलना है यहाँ पे, आपको pre बोलना है. Preposition, it is a wrong pronunciation. The correct pronunciation is preposition. और इसी तरह से जो है पोस्ट पोजिशनल सेंटेंस भी होते हैं, वो बात का इशू है. एमए फाइनल में पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के अंदर. पोस्ट पोजिशनल आपने नाम नहीं सुना होगा, वो भी पोस्ट पोजिशनल सेंटेंस होते हैं. पर आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन क्या होता है? तो एक वर्ड होता है जो दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ किस तरह से पोजिशनल रिलेशनशिप बनाए हुए हैं. ये एक ऑब्जेक्ट है आपके पास में रिमोट, ओके. ये दूसरा ऑब्जेक्ट है आपके पास में पेन. अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स किस तरह से पोजीशन बनाए हुए हैं, ये डिफाइन करता है एक वर्ड, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं. तो प्रेपोजिशन के माध्यम से अगर आप किसी को फ़ोन पे कुछ बात बताएं कि ये इस पोजीशन में है, तो वो समझ जाएगा, इमेजिन कर लेगा, विजुअलाइज कर लेगा. समझ गए आप लोग? अब एक ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, थिंग. ये आपका एसी का रिमोट है. दूसरा ये मैग्नेटिक पेन है आपका बोर्ड का. अब अगर ये दोनों टच हो रहे हैं तो ये पोजीशन कहलाती है ऑन. अगर ये टच नहीं है तो पेन इज ओवर द रिमोट. पेन टच हो रहा है तो पेन इज ऑन द रिमोट. अगर ये पोजीशन है तो पेन इज अंडर द रिमोट. ये है तो पेन इज नियर द रिमोट. प्लीज क्लोज द डोर, वुडन डोर आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, अभी मैंने एक सेंटेंस बोला है, वुडन डोर आई एम टॉकिंग अबाउट. अबाउट प्रीपोजिशन है ना, ये बाद में आया ना. ये पोस्ट पोजिशनल सेंटेंस कहलाते हैं. जो आपको नहीं पढ़ने हैं, ये एमए में पढ़ाते हैं हम इंग्लिश लिटरेचर में, ग्रामर पेपर के अंदर. पोस्ट पोजिशनल सेंटेंसेस लिखिए. व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? द केस इज बीइंग लुक्ड इनटू बाद में आ रहा है इसमें. तो ये पोस्ट पोजिशनल सेंटेंस कहलाते हैं. देखिए आप यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़. अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर ये ऐसे है तो पेन इज अंडर द रिमोट. ऐसे गैप बना के है तो भी कवरिंग हो रही है, यानी कि पेन को कवरिंग कर रहा है कौन? ये रिमोट. तो भी आप कहेंगे पेन इज अंडर द रिमोट. पास में है तो पेन इज एट द रिमोट, या नियर द रिमोट, या बाय द रिमोट. दूर है तो पेन इज फार फ्रॉम द रिमोट. तो फार भी प्रीपोजिशन है, एट भी प्रीपोजिशन है, बाय भी है, एट भी है, ओवर भी है, ऑन भी है, बिलो भी है, अंडर भी है, थ्रू भी है, बियॉन्ड भी है, इन भी है, ऑन भी है, एट भी है. ये सब वर्ड्स क्या कर रहे हैं? ये दो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या कर रहे हैं? स्पेसिफाई कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं कि एक दूसरे से इनका ओरिएंटेशन कैसा है. व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ दीज टू डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. वन ऑब्जेक्ट आई एम हैविंग इन माई लेफ्ट हैंड, दैट इज रिमोट, एंड द अदर ऑब्जेक्ट आई एम हैविंग इन माई राइट हैंड, एंड दैट इज पेन. दीज टू, द ओरिएंटेशन ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स is always defined by a word, and that is said to be an example of preposition. वह शब्द, वह वर्ड जो दो वस्तुएं एक दूसरे के साथ कैसी स्थिति बनाकर रह रही हैं, किस स्थिति में हैं, उसी वर्ड को हम प्रेपोजिशन कहते हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुआ आपका? जब भी प्रेपोजिशन आप बोलेंगे, दो चीज़ें होंगी आपके पास. दो वस्तुएं, वस्तुओं को थिंग भी बोलते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं. ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास में, दो वस्तुएं हैं. ये ऐसे हो सकती हैं, ये ऐसे हो सकती हैं, ये ऐसे हो सकती हैं, या ये इसके अंदर से भी हो सकती है. ठीक है ना? ये दूर भी हो सकती है, पास भी हो सकती है, और ऊपर हो सकती है, और नीचे, बिल्कुल नज़दीक, टच होके, ऊपर होके, कैसे भी ये है. तो हर पोजीशन को बताने के लिए एक वर्ड होता है जिससे हम समझ जाते हैं कि ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे के साथ किस स्थिति में ओरिएंटेड हैं. व्हाट इज़ द प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ दीज टू. ओरिएंटेशन का मतलब आप कह सकते हैं इनका विन्यास, इनका जमावड़ा, दोनों एक दूसरे से किस रिलेशन में है. पोजिशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने पे, द पोजिशनल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज सेड टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन. आई मीन
the positional relationship is always specified by a word that is an example of preposition. ये position दो वस्तुओं की जो word बताता है that is preposition. Now look, हम अलग अलग तरह की positions देखते हैं बोर्ड के ऊपर. अब आइए देखिए, एक एक preposition के मैं सारे आपको concepts पढ़ाने वाला हूँ आज. बहुत important lesson होने वाला है. थोड़ा it may be a long session, but in fact keep staying with my चैनल हियर एंड एन्जॉय. ये कॉन्सेप्ट्स आपके कम्पिटेटिव इंग्लिश में भी आने वाले हैं काम, ये स्पोकन इंग्लिश में भी और ग्रामर में भी. ओके, नाउ लुक एट द स्क्रीन हियर. prepositions. Pronunciation is preposition. ये एक्चुअली पोजिशनल वर्ड्स हैं. पोजिशनल वर्ड्स यानी कि पोजीशन बताने वाले वर्ड्स. दो वस्तुओं की पोजीशन क्या है. दो वस्तुओं की पोजीशन एक दूसरे के सापेक्ष कैसी है. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लिख लीजिए. द ओरिएंट ए वर्ड, देखें आप, आ रहा नजर. ए वर्ड दैट शोज the positional relationship between two objects. ऑब्जेक्ट्स का मतलब है वस्तुएं. दो वस्तुओं की एक दूसरे के प्रति क्या पोजीशन है उसे बताने वाला वर्ड ही प्रीपोजिशन कहते हैं. इसको दूसरे वर्ड्स में अपन ऐसे कह सकते हैं. ए वर्ड दैट शोज द orientation of two different things. In relation to each other. टू डिफरेंट थिंग्स कई बार सेम थिंग्स भी हो सकती हैं. दो आपने पेंसिल ली, सेम थिंग है. मतलब टू डिफरेंट थिंग्स जनरली डिफरेंट ही होती हैं, इसलिए मैंने लिखा है. अदरवाइज ऐसा नहीं है कि दो जो है आपने कोई दो क्रिकेट बॉल ली तो सेम थिंग है ना, तो वो भी पोजीशन बताएगा. तो ओरिएंटेशन दो वस्तुओं के बीच में एक दूसरे के रिलेशन में, इन रिलेशन टू ईच अदर. दोनों वस्तुएं एक दूसरे के रिलेशन में किस तरह से ओरिएंटेशन है, उनका विन्यास कैसा है, कैसे जमावड़ा है. यानी कि सिंपल वर्ड्स में आप कहेंगे दो वस्तुएं एक दूसरे के साथ क्या पोजीशन बनाए हुए हैं, इस चीज़ को बताने वाला वर्ड प्रीपोजिशन कहलाता है. प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द पोजिशनल रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और सेम ऑब्जेक्ट्स, बट देयर मस्ट बी टू ऑब्जेक्ट्स. ओके, ये एक डेफिनेशन है, सिंपल कॉन्सेप्ट. फिर ये आप मैं भी बाद में आपको कर दूंगा, तो स्क्रीनशॉट आपको दे देंगे लेक्चर के बाद में. पहले टाइम स्पॉइल नहीं करते, हम पहले कर लेते हैं लेक्चर. अब देखिए आप, ओरिएंटेशन बोलते हैं विन्यास. क्या होता है बेटा?
ओरिएंटेशन मीन्स ये जो वर्ड लिखा ना मैंने ओरिएंटेशन, विन्यास, सिंपली आप यूँ समझो अरेंजमेंट, किस तरह से अरेंज्ड हैं दो टॉपिक्स, सॉरी दो ऑब्जेक्ट्स। अब मैं देखो आपको प्रीपोजिशन समझाता हूँ। नाउ लुक एट द स्क्रीन। प्रीपोजिशन हमारा टॉपिक है, प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन के लिए ऐसा करते हैं हम, ये मैं आपके सामने एक सरफेस बना रहा हूं। सरफेस, सरफेस बोलते हैं कोई भी सतह। ये टेबल जो है ये भी एक सरफेस है, ये मेरी पाम हथेली ये भी एक सरफेस है, ये पोडियम है ग्लास का, इस पे भी एक सरफेस है भी। आपके पैर जहाँ फ्लोर पे, कमरे के जो फ्लोर है फर्श उस पे टिके हुए हैं, तो ये फ्लोर भी एक सरफेस है। आप जिस चेयर पे बैठे हुए हैं उस पे वो भी एक सरफेस है। ये सर भी एक सरफेस है, ऊपर का एरिया ये भी एक सरफेस है। सरफेस यानी कि सतह, एनी एरिया दैट कैन बी टच्ड इज अ सरफेस। सरफेस क्या होती है? वो एरिया जिसको आप छू सकें, दैट इज सरफेस। ये एक सरफेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, और ऐसा करते हैं, अब मैं यहाँ पे एक फ्रिज बनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रॉ ए फ्रिज, और आई वॉन्ट टू ड्रॉ ए मोबाइल, और आई वॉन्ट टू ड्रॉ एन एरोप्लेन, और आई वॉन्ट टू ड्रॉ ए चॉपर हेलीकॉप्टर, और आई वॉन्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ शाहरुख खान, और आई वॉन्ट टू ड्रॉ ए फोटो ऑफ ए पिक ऑफ बिल्डिंग। तो ये बड़ा मुश्किल काम है ना। अपन क्या क्या बनाएंगे फ़ोटो, यहाँ फ्रिज का, टीवी का, कूलर का। तो किसी भी चीज़ को बताने के लिए मैं सिंबलाइज कर रहा हूँ, संकेत बना रहा हूँ एक बॉल। ये बॉल जो है आपका सर्कल ये बनाऊंगा मैं आपको, क्योंकि ईजी बनाने में। आप चाहें तो बॉल की जगह आप विजुलाइज कर लेना, ये फ्रिज है, चाहें तो वो चेयर है, चाहे तो वो पेन है, चाहे तो कॉपी है, चाहे तो वो इमरती है, और चाहे तो वो बस, कार, मोटरसाइकिल, रॉयल इनफील्ड, जो भी आप चाहें। तो मैं इजी करने के हिसाब से, समझने के हिसाब से एक ऑब्जेक्ट यहाँ बना रहा हूँ। जिस ऑब्जेक्ट क्या है आपका बेटा? ऑब्जेक्ट ये बनाया मैंने आपके सामने एक, ये है कोई ऑब्जेक्ट। आपको किसी को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाद में स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा, या अपन इसको डाउनवर्ड कर लेंगे। ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु। ये क्या है बेटा? अब आप चाहो तो इसको फ्रिज, इसके अंदर फ्रिज देख लें, चाहे तो कूलर, चाहे तो एसी, चाहे तो वॉल फैन, चाहे तो बुक, डिक्शनरी, कुछ भी मान लो आप इसको। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के साथ ऐसे टच हो रहा है, ये ब्लैक सरफेस से रेड ऑब्जेक्ट वस्तु है, वो टच हो रही है या नहीं हो रही है? तो जहां पर भी आपको इस तरह की चीज़ नज़र आए कांटेक्ट में, शर्त ये कांटेक्ट होना चाहिए। ये पेन मेरी हथेली, पाम क्या है? एक सरफेस है। अभी पेन इसको कांटेक्ट नहीं कर रहा है, तो मैं इसको नहीं बोल सकता क्या कि पेन इज ऑन द पाम या ऑन माई पाम। पाम यानी कि हथेली। आई कांट से। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए सरफेस, दिस इज ए सरफेस। अब ये मैंने पोजीशन बना दी दो चीज़ों की, एक चीज़ तो इसमें पेन है और दूसरा ये नोटबुक है। अब ये टच है क्या पेन इसके नोटबुक के? तो आप इस पोजीशन को नहीं कहेंगे पेन इज ऑन द नोट्स, नोट कॉपी, नोटबुक। पेन इज ऑन द नोटबुक ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके बीच में क्या है? गैप है। लेकिन इस पेन को मैं ऐसे टच कर दूं, अभी टच हो रहा है, तो ये पोजीशन हो गई आपकी ऑन की। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पकड़ते चलना बेटा। तो पेन इज ऑन द नोटबुक। अब ये मेरी पाम है, हथेली, मैंने इसको रखा है, ये पेन, ये एक पिरामिड है मेरे पास में, ये एक पिरामिड है। इस पिरामिड को मैंने इस पे रखा, तो पिरामिड पाम को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है?
कर रहा है, तो आप ऊपर वाली चीज़ को कहेंगे ऑन। हथेली को तो ऑन नहीं कह सकते ना, ये तो नीचे, ऑन मीन्स ऊपर। तो पिरामिड इज ऑन माई पाम, ठीक है, पाम मीन्स हथेली, हैंड कह दीजिए, पाम में दिक्कत है तो आप कहेंगे पिरामिड इज ऑन, ओवर नहीं है, लेकिन अगर ये गैप ऊपर हो जाए तो ये ओवर की पोजीशन है, समझ गए आप लोग। लेकिन पिरामिड अगर नीचे आ जाए टच होके तो अंडर कहेंगे आप, पिरामिड इज अंडर द पाम। और गैप होके आ जाए तो भी आप कहेंगे पिरामिड इज अंडर द पाम। ऐसे टच होगा तब भी अंडर है, ऐसा गैप बना के कहेंगे तब भी अंडर है, ठीक है। मैं समझाता हूँ बोर्ड पे, देखो स्क्रीन के ऊपर, ये आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये फ्रिज है, कूलर है, एसी है, बुक है, डिक्शनरी है, ये अगर ऐसे टच हो रहा है सरफेस को तो आपके लिए प्रीपोजिशन बनेगी ऑन, याद रखिएगा। कौन सी प्रीपोजिशन है ये? ऑन। अब इस रूम में हम देखते हैं क्या क्या ऑन की पोजीशन में है, समझने की कोशिश करते हैं हम ऑन क्या क्या है। अब जैसे बारिश हो रही है बाहर, हम देख रहे हैं सीज़न मानसून शुरू हो चुका है। अगर आपने अपना अम्ब्रेला है, छाता, और ऐसे बंद करके किसी बच्चे ने ऐसे सर पे लेके जा रहा है, तो ये अम्ब्रेला इज़ ऑन हेड बना या नहीं बना? बना। लेकिन अगर उसको ओपन कर ले और ऐसे लेके जाए, अब अम्ब्रेला जो है सर को टच कर रहा है क्या? तो ये ओवर द हेड। तो ओवर जब कहते हैं जब सरफेस से टच ना हो और ओवर जो है वो ऊपर वाली चीज़ इसको कवरिंग दे रही हो, कवरिंग मीन्स ढकान दे रही हो, ढक रही हो, तो अम्ब्रेला आपके सर को ढक रही है, दैट इज़ ओवर, ठीक है। और अगर वो छू जाए तो फिर ऑन हो जाएगा। अब ऑन क्या क्या हो सकता है? टेबल के ऊपर मान लीजिए सेल्फी स्टिक रखी हुई है, तो सेल्फी स्टिक इज ऑन द टेबल। और देखें, ये ट्यूबलाइट जो है ये वॉल के ऊपर लगी हुई है। ट्यूबलाइट है एक ऑब्जेक्ट, दूसरा वॉल, दीवार है, दोनों सरफेस कांटेक्ट में है कि नहीं है? हैं, तो आप कहेंगे ट्यूबलाइट इज ऑन द वॉल। ये आपके दादाजी का फोटो लगा हुआ है आपके घर में वॉल के ऊपर, वहाँ पर भी आपको ऑन बोलना है, आप कहेंगे द फोटो इज ऑन द वॉल। अगर वहाँ पे आपके घड़ी टंगी हुई दीवार के ऊपर, वॉल क्लॉक, तो आप कहेंगे क्लॉक इज ऑन द वॉल, ओके। पेड़ के ऊपर, छोटा पेड़ है आपके आंगन में, छोटा घर में एक गार्डन है, पेड़ के ऊपर आपने मान लीजिए कोई ग्रीन कपड़ा ढका हुआ है, तो आप कहेंगे कपड़ा टच कर रहा है पेड़ को, तो आप कहेंगे ग्रीन क्लॉथ इज ऑन द ट्री या ऑन द ट्रीज, ज़्यादा पर है कवरिंग। तो अगर मान लीजिए आप चेयर में बैठे हुए हैं और चेयर्स आपको दी गई हैं, उन चेयर्स में अगर हैंडल हैं तो आप कहेंगे आर्म इन द चेयर। लेकिन आपकी चेयर्स में हैंडल नहीं है तो आप बोलेंगे आर्म ऑन द चेयर। अब रोडवेज की बसेस में तो हैंडल होते नहीं हैं, तो आप इन द चेयर कहेंगे जब रोडवेज की बस में बैठेंगे राजस्थान रोडवेज में, या ऑन द चेयर बोलेंगे, आर्म ऑन द चेयर। आपकी ये जो चेयर है इसमें भी हैंडल्स नहीं है, ये एक जो है वुडन, ये तो राइटिंग पैड है, लेफ्ट में का हैंडल है, और ये भी कोई हैंडल नहीं है, ये तो राइटिंग पैड है। तो आप इन द चेयर है भी या ऑन द चेयर है? ऑन द चेयर, क्योंकि आपकी बॉडी और चेयर दोनों कॉन्टेक्ट में है कि नहीं है? समझ में आया आपको ऑन का कॉन्सेप्ट? तो जब भी ये मिरर टंगा हुआ है, यहाँ पर मिरर जो है ये वॉल के ऊपर टंगा हुआ है, तो मिरर और वॉल दोनों की सरफेस कांटेक्ट में, संपर्क में है क्या नहीं है? तो फिर आप क्या बोलेंगे? ऑन। मिरर इज ऑन द वॉल। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते ना अपन कि वॉल इज ऑन द मिरर, ऊपर वाली चीज़ को पहले बोलना पड़ेगा आपको। मिरर इज ऑन, जो ऊपर है उससे पहले बोलेंगे, मिरर ऊपर है तो मिरर पहले बोलेंगे, मिरर इज ऑन द टेबल, ऑन द वॉल। ये ट्राईपॉड मान लीजिए टेबल पे है, तो ट्राईपॉड इज ऑन द टेबल। आपकी नोटबुक मान लीजिए राइटिंग पैड के कांटेक्ट में है, इस आपकी चेयर में राइटिंग पैड है वुडन लकड़ी का, उसके ऊपर आपकी रजिस्टर नोटबुक रखी हुई है, तो आप कहेंगे माई रजिस्टर इज ऑन द राइटिंग पैड, ओके। मान लीजिए उसी के ऊपर आपका की चेन रखा हुआ है, स्कूटर की, बाइक की चाबी रखी हुई है, तो आप कहेंगे माई की चेन इज ऑन माई नोटबुक, ओके। तो ऑन का कॉन्सेप्ट कार्तिकेय समझ में आया?
जब भी दो चीज़ें संपर्क में हों तब ऑन होता है। और ऑन क्या क्या होता है मैंने बताया, टेबल पे जो चीज़ रखी है संपर्क में ऑन है, वॉल के ऊपर फोटो टंगा हुआ है वो ऑन है, ट्यूबलाइट टंगी हुई है दीवार पे वो ऑन है, और आपके जो है पोस्टर लगा हुआ है कोई तो वो भी ऑन है। तो ऑन इज़ क्लियर, यस। अब ये ऑब्जेक्ट जो है, सुविधा की दृष्टि से हमने गोल सर्कल बनाया है, अगर ये ऑब्जेक्ट जो है ये इस पोजीशन पे आ जाए बेटा, अब ये इतना गैप हो गया है, ये क्या होगी इसकी हाइट, HEIGHT। अब ये हाइट बन गई, ऑब्जेक्ट ये सरफेस है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु। तो ये टच हो रहा है या ऊपर है, ऊपर है, और ये क्या कर रहा है नीचे कवरिंग दे रहा है, कवरिंग मतलब ढक रहा है इस चीज़ को, सरफेस के नीचे की चीज़ को। तो ये आपकी प्रीपोजिशन बनेगी अब ओवर। और ऐसे कॉन्टेक्ट में है तो ऑन। तो ओवर का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, दो वस्तुएं एक दूसरे के कांटेक्ट में ना हो और ऊपर वाली वस्तु जो है, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट को ढक ले, थोड़ा बहुत ज़्यादा जितना भी है, पार्शली या पूर्ण रूप से कंप्लीटली कवरिंग देना चाहिए, तो दैट इज ओवर। एनी डाउट इन दिस? अब छत आप खोल लेंगे तो वो ऑन है कि ओवर है? अम्ब्रेला इज ओवर। यहाँ से बर्ड निकला, कबूतर, पिजन उड़ता हुआ, कवरिंग करता हुआ निकला, तो ये ऑन माई हेड या ओवर माई, द पिजन फ्लू ओवर माई हेड। ठीक है, ये एक बात हुई। अब अगर ये जो है यहां पर क्या होता है कि ये सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 1 है ये, और अगर मैं आपको एक सरफेस और दिखा दूं, ये एक सरफेस और बन जाती है। मान लीजिए यहां पे ये सरफेस हो गई आपकी क्लाउड्स। क्या हो गए? बादल हैं ये बादल की सरफेस को मैं बोल देता हूं सरफेस नंबर 2। और इस बादल के ऊपर मान लीजिए आपका प्लेन उड़ रहा है, प्लेन, एरोप्लेन। ये सरफेस आपकी जमीन, जमीन को कांटेक्ट कर रहा है, कोई चीज खड़ा हुआ है प्लेन, तो प्लेन इज ऑन द अर्थ। और इस क्लाउड्स के नीचे यहां से लेके यहां तक आपका ओवर काम करेगा। लेकिन दूसरी सरफेस के ऊपर अगर निकल जाए तो फिर आपकी प्रीपोजिशन बनेगी, शर्त यह है कि दूसरी सरफेस के ऊपर जाना चाहिए, तो दैट इज अबव। एक और एग्जांपल देता हूं मैं अभी आपको। आपके पैर टिके हुए हैं इस रूम के फर्श पे, फ्लोर पे, तो आप बोलेंगे आई एम ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ये विजन क्लासेस है मान लीजिए, तो आप बोलेंगे आई एम इन द विजन क्लासेस और ऑन द विजन क्लासेस, आप ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऑन द विजन क्लासेस कह रहे हो तो आप जनरली, आपका इंडिकेशन है कि बिल्डिंग से मतलब है आपका फ्लोर से। ट्रेन के लिए भी तो आप ऐसे बोलते हैं ना, आई एम इन द ट्रेन नहीं बोलते हैं, याद रखना, आई एम ऑन द ट्रेन। प्लेन के लिए भी आई एम ऑन द प्लेन। कार के लिए इन द कार बोलेंगे आप, समझिए आप लोग। तो ट्रेन और प्लेन का याद रखेंगे आप, ऑन द। बस के लिए भी आप ऑन द बस बोलेंगे। ओके, अब देखिए ये सरफेस, बादल की जो सरफेस है इसके ऊपर निकल गया क्रॉस करके स्काई लार्क। स्काई लार्क एक बर्ड है, उड़ता हुआ निकल जाता है बादलों के उस पार, तो आप बोलेंगे स्काई लार्क इज अबव द क्लाउड्स। ये एक विजन क्लासेस है, इसके ऊपर की छत के ऊपर मान लीजिए आप रहते हैं, तो आप क्या एड्रेस लिखेंगे? माई रेजिडेंस इज
हाउस नंबर B21 अबव विजन क्लासेस। क्योंकि ये फ्लोर जहाँ आपके पैर टच हो रहे हैं ये तो ग्राउंड फ्लोर है, ये तो आपकी सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2 ये पहली मंजिल का फ्लोर ऊपर से जहाँ चलेंगे आप उसके ऊपर रह रहे हैं आप। तो यू आर लिविंग अबव द विजन क्लासेस। पहली सरफेस वो है जहाँ आपके शूज़ टच कर रहे हैं फ्लोर को, जहाँ इस रूम में बैठे हुए हैं, और दूसरी सरफेस दूसरी मंजिल के ऊपर जो टाइल्स लगी हुई जिस पे आप चलेंगे वहीं तो रह रहे हैं ना आप दूसरी मंजिल पे। तो यू आर लिविंग, आप मंगल टेंट हाउस है मान लीजिए पाटन में, तो आप कहेंगे माई हाउस इज़ अबव मंगल टेंट हाउस, यानी कि आप टेंट हाउस के अंदर रह रहे हैं या उसके ऊपर रह रहे हैं, ऊपर वाली मंजिल पे। समझ में आया अबव का कॉन्सेप्ट? अबव जो है सरफेस नंबर 1 यानी कि ज़मीन से लेकर बादल तक, तो कहीं पर भी आपका ओवर काम आएगा। आपका ओवर, यहाँ उड़ रहा है बर्ड तो ओवर है आपके सर के ऊपर। एक रेंज डिसाइड करनी पड़ेगी ना आपको, ओवर कहाँ तक है। अरे भाई यहाँ पे आपका मेरे सर के यहाँ से निकला बर्ड, स्काईलार्क, ओवर 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 ओवर, ये बादलों तक ओवर है, और बादलों के उस पार निकल गया स्काईलार्क, अब वो अबव द क्लाउड्स है। समझ गए आप लोग? बहुत स्पेसिफिकली मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ चीज़ें। ये क्लैरिटी बहुत कम लोगों को आ पाती है ओवर और अबव में। तो ये आपकी 3 प्रीपोजिशंस यहाँ पर हुई। पहली प्रीपोजिशन आपकी ऑन, सरफेस कॉन्टैक्ट। अगर मान लीजिए हाइट बन जाती है, बीच में गैप है, तो ओवर, और ये यहाँ तक ओवर चलेगा आपका पूरा। ये बॉल यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह ओवर है। लेकिन ये दूसरी सरफेस क्लाउड्स की आ गई, सरफेस 2, उसके उस पार निकल गया ऊपर, तो अबव। इसी तरह से अगर ये ऑब्जेक्ट जो है आपका ये नीचे आ गया इसके और टच हो रहा है सरफेस को, तो ये प्रीपोजिशन आपकी कहलाएगी अंडर। और अगर मान लीजिए ऐसे के ऐसे ये नीचे बॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट है नीचे आ गई, ये इतनी हाइट नीचे, इस हाइट तो नहीं बोलेंगे, इसे डेप्थ बोलेंगे नीचे, तो डेप्थ, डेप्थ यानी कि गहराई। तब भी ये अंडर ही कहलाएगा। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ये मेरे सामने एक टेबल है, सपोज कीजिए इस टेबल, ये लोहे की टेबल है, आयरन टेबल है, और इसके नीचे मैं मैग्नेट चिपका देता हूं ऐसे। अब ये नीचे इसकी टच किए हुए मैग्नेट, या मैं कोई स्टिकर लगा देता हूं नीचे, तो इस टेबल के जो नीचे वाला पार्ट है, आई मीन यही जो स्लैब है लकड़ी का, इसके नीचे स्टिकर चिपक गया या मैग्नेट चिपक गया लोहे का है, तो ये पोजीशन कहलाएगी मैग्नेट इज़ अंडर द टेबल। एक तो ये मैग्नेट चिपकने वाली बात हुई, और एक ये हुआ कि कोई कागज़ मैंने ऐसे बॉल करके फेंक दी, अब वो टेबल के नीचे है, तो ये तो चिपका हुआ था यहाँ मैग्नेट, अब जो मैंने बॉल फेंकी वो चिपकी हुई रहेगी या नीचे पड़ी रहेगी इसके, तब भी अंडर ही बोलेंगे। अंडर की 2 लोकेशन आपके पास में, 2 पोजीशंस। आपकी चेयर जिस पर बैठे हुए हैं उसके नीचे स्टिकर चिपका हुआ है, तो आप बोलेंगे अंडर। और टेबल के नीचे वाली सरफेस पे नहीं चिपका हुआ है, टेबल के नीचे कोई कागज़ पड़ा हुआ है फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर, टाइल के ऊपर, वो पोजीशन भी आपकी कहलाएगी अंडर। लेकिन अगर नीचे एक सरफेस और आ जाए, क्या आ जाए बेटा? एक सरफेस और आ जाए, जैसे ये, अब ये सरफेस आ गई नीचे, एक कुआं है और कुएं में पानी है। अब ये सरफेस 2 ऊपर की तरफ थी और ये सरफेस 2 नीचे की तरफ मान लीजिए आप, और इसमें कोई बॉल चली जाए, ये कोई ऑब्जेक्ट, तो आप तो खड़े हो सरफेस नंबर 1 पे, ये अर्थ है आपकी, पृथ्वी, ज़मीन। अब यहाँ से कुएं में आपने देखा तो पानी नीचे कुछ गहराई में नज़र आ रहा है, ऊपर का तल, ऊपर का वाटर लेवल, और बॉल आपके नीचे डूब गई, तो ये लेवल जो है ये सरफेस 2 के नीचे आ गई चीज़, जैसे यहाँ सरफेस 2 के ऊपर चली गई थी, तो ये क्या हो गया आपका? ये कहलाएगा आपका बिलो। कौन सी प्रीपोजिशन है ये? मैं आपको सेंटेंस से लिखा लिखा के रटा नहीं रहा हूँ बेटा, मैं आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहा हूँ। अब जब भी नीचे कोई सरफेस हो लो
और उसके नीचे कोई चीज़ दिख जाए तो आप कहते हैं ना दैट इज़ बिलो द, उस पानी का नाम लिख देना। अब मान लीजिए कॉइन डाला आपने और भगोनी में दूध गर्म हो रहा है, अब वो सिक्का अंदर नीचे चला गया, तो क्या कहोगे आप? कॉइन इज़ बिलो मिल्क, बॉल इज़ बिलो वाटर। क्या सेंटेंस बनेगा यहाँ पे? माई बॉल इज़ बिलो वाटर। और यहां क्या बनेगा? प्लेन इज अबव द क्लाउड्स। तो ये आपकी एक प्रिपोजिशन मैंने कराई ऑन, दूसरी हुई आपकी और, तीसरी हुई आपकी अबव, चौथी हुई आपकी अंडर, और इस पोजीशन में भी अंडर तो एक ही गिनेंगे, और पांचवी आपकी बिलो। ये मैंने करा दी आपकी वर्टिकल खड़ी डायरेक्शन की, इसे बोलते हैं वर्टिकल, और आड़ी लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो खड़ी दिशा की सारी मैंने करा दी। अब मैं आपको कराने वाला हूँ आड़ी दिशा में भी तो चीज़ें जमी होंगी ना। चीज़ें या तो ऐसे जमी रहेंगी, या ऐसे जमी रहेंगी, या थर्ड डायमेंशन में जमी रहेंगी। तो ये वाली तो हो गई आपकी अबव, ओवर, ऑन, अंडर, अंडर और बिलो, वर्टिकल डायरेक्शन में। जैसे ये मोबाइल है तो मोबाइल इज ऑन द ट्राइपॉड, ओके, दिख रहा है अपन को, टच है, इट इज टचिंग हियर। नाउ कम, देखते हैं इसको अपन मूव कर देते हैं ताकि आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आप जो है ये हम ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे। हॉरिजॉन्टल लाइन पे किस तरह से प्रीपोजिशंस वर्क करेंगी? फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए बॉय, दिस इज अ बॉय, ये कोई भी एक बॉय है, ओके, इट इज अ बॉय। इस बॉय की ये तो मान लीजिए हमने कह दिया बैक है, यानी कि पीठ, और ये इसका क्या है? इधर फ्रंट है, फ्रंट यानी कि फेस। अब मान लीजिए इसके पास में यहां पे कोई चीज़ है फेस के सामने, तो ये विजिबल होगी नहीं होगी? होगी। विजिबल मतलब दिखाई देगी। इतनी दूर है तो भी दिखाई देगी, इतनी दूर है तो भी दिखाई देगी, इतनी दूर है तो भी, इतनी होगी तो भी। तो कोई भी एनी विजिबल, कोई भी चीज़ जो आपको सामने दिखाई दे रही है, बहुत दूर से ट्रेन आ रही है, एक छोटी सी लाइट दिखाई दे रही है ट्रेन की, विजिबल है हमें फेस के सामने। आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, 1 किलोमीटर जहाँ तक मेरी आई साइट है, मेरी नज़र है, वो सब आपके लिए एक प्रीपोजिशन से इंडिकेट होगी। वो सब चीज़ें वो है इन फ्रंट ऑफ। ये ग्रुप प्रीपोजिशन कहलाती है जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं। जैसे ऑन में तो एक ही वर्ड है और इन फ्रंट ऑफ एक ही प्रीपोजिशन है ये, लेकिन इसमें 3 वर्ड है इन फ्रंट ऑफ, तो इट इज़ कॉल्ड ग्रुप प्रीपोजिशन, ओके। तो ये इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने। विच प्रीपोजिशन बेटा? ये सब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये नज़दीक में है, दूर है, ये है, तो आप कहेंगे इन फ्रंट ऑफ। तो इन फ्रंट ऑफ का समझ में आया आपको? इसके लिए एक और प्रीपोजिशन यूज करेंगे आप सामने के लिए, बिफोर। बिफोर का मतलब भी सामने और इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी सामने। लेकिन अगर पेट की तरफ, मान लीजिए मेरा फेस बोर्ड की तरफ है एंड यू पीपल आर सिटिंग बिहाइंड मी, मेरे पीछे, तो मेरे पीछे आप पहली रो में जो बैठे हैं, दूसरी रो में बैठे हैं, और डिस्टेंस पे तीसरी, आखिरी रो में जो बैठे हैं, न तो मुझे पहले वाला दिखाई दे रहा है न आखिरी वाला। तो कोई भी चीज़ जो है बैक में हो और इनविजिबल हो। इनविजिबल का मतलब जो दिखाई ना दे, अदर्शनीय। अब वो चाहे 1 मीटर पीछे है, चाहे 10 मीटर पीछे है, चाहे 25 मीटर पीछे है, उसके लिए आप प्रीपोजिशन यूज करेंगे। पहली तो आप करेंगे बैक, यू पीपल आर सिटिंग बैक टू मी, और दूसरी प्रीपोजिशन आप यूज करेंगे बिहाइंड,
इसे अमेरिकन में बिहाइंड बोलते हैं। यू पीपल आर सिटिंग बिहाइंड मी। तो बैक भी प्रीपोजिशन होती है बेटा, और बिहाइंड भी प्रीपोजिशन होती है। इन फ्रंट ऑफ भी प्रीपोजिशन है, और बिफोर भी। यू पीपल आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ये भी राइट है, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। एंड यू पीपल आर सिटिंग बिफोर मी, इसका मतलब बिफोर का मतलब आपने टाइम के रेफरेंस में याद किया है पहले। बिफोर का मतलब पहले भी होता है, और बिफोर का मतलब सामने भी होता है। बिफोर टाइम को भी इंडिकेट करता है। यू केम इन द क्लास बिफोर मी, मैं आया क्लास में उसके पहले आप आ गए, ये भी राइट यूज़ है जो आप करते हैं। लेकिन यू आर सिटिंग बिफोर मी, बिफोर टाइम को तो इंडिकेट कर ही रहा था। यू केम अर्लियर बिफोर मी, ओके, यू केम बिफोर मी इन हियर इन दिस क्लास, और लेकिन ये पोजीशन को भी इंडिकेट कर रहा है। कैसे? यू आर सिटिंग बिफोर मी, आई वॉज सिटिंग बिफोर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड डिस्क्राइबिंग ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द पॉलिटिकल इशू। तो ये क्या है बेटा? बिफोर, आई वॉज सिटिंग बिफोर डीएम। बिफोर मीन्स उनके पहले थोड़ी, उनके सामने, मैं उनके सामने बैठा हुआ था और डिस्क्राइब कर रहा था। क्लियर? तो बैक पीछे और बिहाइंड पीछे, और ये सब प्रीपोजिशन चल रही हैं। ये आपकी हॉरिजॉन्टल प्रीपोजिशन हो गई। फिर देखते हैं अपन, इसको मूव करते हैं। हाँ, वो आप समझ जाए, मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर है। अदर्शनीय, वैसे दर्शनीय उसे बोलते हैं जिसको देखने पर आनंद आए, वो दैट इज इंग्लिश में बोलते हैं स्पेक्टेकुलर। व्हाट ए स्पेक्टेकुलर शॉट बाय सचिन तेंदुलकर। तो दर्शन यानी कि दर्शनीय उसे बोलते हैं जिसमें देखने के बाद आनंद भी आ जाए। दर्शनीय है ये शॉट जो सचिन ने मारा। तो दर्शनीय का मतलब देखना ही होता है वैसे तो, पर जो भी आप समझे, मैंने तो आपको समझाने के लिए, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम नॉट टीचिंग हियर हिंदी, ओके। तो जैसे भी आपको लगे। इनविजिबल, जो दिखाई ना दे, और विजिबल मतलब जो दिखाई दे। विजिबल यानी कि जो दिखाई दे। जो दिखाई दे, और इनविजिबल का मतलब है जो दिखाई ना दे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन पर आ जाइए आप। अगेन दिस बॉय, ओके। अगर इस बॉय के पास में कोई चीज है, ये लेफ्ट कर देते हैं अपन इसका, ये राइट हैंड है इसका, और ये लेफ्ट हैंड है। अगर लेफ्ट या राइट में कोई चीज है, मुझे नहीं लगता आप इन चीजों को समझते हैं, देन व्हाई आर यू टॉकिंग हियर, ओके। ट्राई टू लर्न। इंटेलिजेंट आदमी वो होता है बेटा जो चीज़ नहीं आए उसे सिंसियरली समझने की कोशिश करता है। समझिए, स्कूल कल्चर से बाहर निकलना है आपको, और बहुत कंसंट्रेट करके आपको फिक्र करनी है कि अपन को चीज़ें सीखनी है। जब चीज़ें सीखेंगे तो क्वेश्चंस कंपटीशन में राइट होंगे, वरना नहीं होंगे। एंटरटेनमेंट के लिए तो स्पोर्ट्स वगैरह, बाजार वगैरह बहुत चीज़ें हैं। नो, वी डोंट हैव एनी टाइम टू, आई एम हैविंग ओनली 1 hour क्लास and I had already cleared in the beginning of this batch there। 1 घंटे की क्लास में कोई पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती है। लोग फास्ट भी रखते हैं, हर धर्म में होते हैं व्रत, हर रिलीजन के अंदर फास्ट होते हैं। वी आर हैविंग ओनली 1 hour क्लास। व्हाट इज द नीड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड गोइंग टू और मूविंग टुवर्ड्स टॉयलेट? इट मीन्स यू आर नॉट हैविंग प्रिपरेशन बिफोर कमिंग इन द क्लासरूम। आई जस्ट taught दिस पॉइंट अर्लियर। 1 hour की क्लास है, इसमें प्यास लग गई है यार, ये हो गई है, ये टाइम पास के लिए नहीं आना है आपको बेटा। फिक्र करो सीखने की। बहुत कम लोग इंग्लिश जानते हैं पूरे इंडिया में। आपको लगता है कि ये बोलते हैं चौपाटी पे बोल रहे हैं लड़के लड़कियां, कुछ भी नहीं, उटपटांग बोलते हैं सब। आपको लगता है कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स बोल रहे हैं, सब उटपटांग बोलते हैं। जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस मैंने सही बोलते हुए देखे हैं बस, न्यूज़ रीडर, बड़े पॉलिटिशियंस और राइटर्स।
अदरवाइज फिल्म एक्टर्स तो ये बाज़ारों में जो सब बोल रहे हैं ना, गोलगप्पे खा रहे हैं लड़कियाँ हैं लड़के, सब अनशंट। करेक्ट इंग्लिश बहुत कम लोग बोल पाते हैं। कॉलेज में अगर किसी कॉलेज में अगर 20 प्रोफेसर्स हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल वालों से तो उम्मीद ही मत करो आप यहाँ कि वो इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में पढ़ाएंगे। और इंग्लिश लिटरेचर वाले भी अगर 20 हैं किसी डिपार्टमेंट में, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज कोटा से एमफिल किया है, 20 प्रोफेसर्स हैं तो बहुत आराम से एक्सप्रेस करने की कराऊँ मैं, कमांडिंग भी नहीं, मेरे ख्याल से 2 या 3 ही बोल पाते हैं। बाकी तो क्वेश्चन तैयार करके और कंपटीशन में लाके प्रोफेसर बनने वाले टीचर्स हैं सब। ओनली ए फ्यू प्रोफेसर कैन बी सीन एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। कॉलेज लेवल के इंग्लिश सब्जेक्ट के 20 में से 3-4 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। इवन कोटा कॉलेज में आप विजिट कर लो। क्वेश्चन तैयार करके नंबर लाना है और बात है बेटा, और जिसने बचपन से प्रैक्टिस करके बोला है उसको प्रैक्टिस होती है, स्किल है इंग्लिश, तो ये और बात है। तो आप क्लासेस के अंदर पानी पी लूँ और ये कर लूँ, पियाने के लिए फिर इतनी स्ट्राइक करना कि 3-3 बार आप कह रहे हो कर रहे हो, ये 5 मिनट स्पॉइल हुए, किसके हुए हैं स्पॉइल? आपके तो हुए। 5 मिनट से मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको भाषण दे रहा हूँ। ये मैंने खुद भाषण देने की सोची, ये आपने मुझे मजबूर किया क्योंकि आप बोतल दिखा रहे हो। बोतल अभी आए हुए तो 15 मिनट नहीं हुए हैं तुम्हें, अब तुम्हें ऐसी प्यास लग गई बहुत ज़्यादा, तो बेटा पानी पी लो, फिर खेल ही लो फुटबॉल, ये करना है अपन को, और क्या करना है। ये बात मैं कई बार समझा चुका हूँ आपको। क्लास में प्रिपेयर होके आया कीजिए आप लोग। यहाँ कोई स्कूल नहीं है 5 घंटे का कि आपको पानी भी पीना है, सब काम करने हैं। 1 आवर क्लास है भैया आपकी स्पोकन इंग्लिश की। 1 आवर में आप सारे काम कर लोगे अभी से, ये आपको सोचना पड़ेगा। ओके। और फिर मैंने बता रखा है जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है वो क्लास से बाहर जाके पानी वानी का अपना इंतजाम कर ले और पी ले। वी कांट गेट डिस्टर्ब्ड अमंग दिस सिली एक्टिविटीज़। ओके। ये स्कूल्स ने कल्चर सेट किया हुआ है आपका। स्कूल टीचर्स पढ़ाते नहीं, तभी तो ये क्लासेस चल रही हैं स्पोकन, वरना स्पोकन क्लासेस की नीड ही क्या है, ज़रूरत ही क्या है। 12 साल तक आप इंग्लिश में, आपका प्लान पहली बार थोड़ी उतराए हैं, फर्स्ट टाइम उतराएगा प्लान, पहली बार सीखने आएंगे आप कब से पढ़ रहे हैं? पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 12वीं तक तो पढ़ी ना आपने इंग्लिश कंपलसरी। स्कूल टीचर्स ने कुछ सिखाया होता तो आज आने की ज़रूरत होती क्या स्पोकन के लिए? तो उन्होंने बस यही काम करा है, जा पानी पिया, जा ये करिया, जा ये शीट बना दे। उसका नतीजा है कि आज अपन क्लासेस ढूंढते फिर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कि बेटा राइट है होंगे। ओके देन, एनीवे, आइंदा ये आना नहीं चाहिए प्रॉब्लम। ओके। और फिर इतनी ज़्यादा प्यास बेटा कि 3-3 बार स्ट्राइक कर रहे हो, बोतल दिखा रहे हो, टुक 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 बजा रहे हो उस बोतल को, इतनी गजब की प्यास लग गई 15 मिनट में आपको। यू मस्ट च्यू ओवर द मैटर। आपको सोचना पड़ेगा इस बारे में। और फिर मौसम भी कैसा, 3 घंटे बारिश होकर निपटी है अभी, ऐसा भी नहीं बहुत कड़ाके की धूप हो। 3 या 4 घंटे की बारिश है। मैं पूरा जो है वहाँ से मेरे कॉलेज से पूरा आधा घंटा स्कूटर चला के भीगता हुआ आया हूँ। ऐसा ठंडा मौसम है बारिश का, और आए हुए 15 मिनट नहीं हुए क्लास में, और 1 घंटे की क्लास चलेगी कुल मिला के या 1.25 घंटे की, उसमें आप बोतल बजा रहे हैं पानी 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 पानी। तो ये बेटा आपको सोचना पड़ेगा। ओके। एनीवे, एम्प्टी बोतल ही तो बता रहे हो आप, पानी पीना है ना आपको, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ। मैंने थोड़ी कहा कि पानी आपको सप्लाई करनी है शहर के अंदर। ये बेटा लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। मैंने बोला जब मैं थोड़ा वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम ज़्यादातर बातचीत करना अवॉइड करा करो आप, टाइम वेस्ट होता है। फिर व्यूवर्स इस चीज़ को क्यों देखेंगे? आप तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हो, आप सुन रहे हो मुझे, पर मोबाइल पे इस पर देखने वाले व्यूवर्स क्यों झेलेंगे इतनी सिली टॉक को, मेरी बातचीत को। जब मैं शूट कर रहा हूँ तो बिल्कुल जब तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, एक्सक्यूज़ मी कह के आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, समझ में ना आए तो। पर ये पानी और ये वो ये नहीं करना है, ये आपस में बातचीत। ओके। यस। अब ये कोई बॉय है बेटा या कोई स्टूडेंट है, कोई मैन है, इसके लेफ्ट में बिल्कुल अटैच्ड, बिल्कुल नज़दीक में कोई चीज़ है, या राइट में कोई चीज़ है बिल्कुल पास में। जैसे मैं हूँ, आई एम ए मैन, मेरे राइट में बिल्कुल यहाँ कोई चीज़ है, या लेफ्ट में यहाँ कोई चीज़ है, तो ये बिसाइड पोजीशन बनेगी मेरी। समझ गए आप लोग? अब जैसे ये बोलेंगे साहिल कि फैज़ान इज़ सिटिंग बिसाइड मी, पर परिवेश नहीं कह सकते कि साहिल इज़ सिटिंग बिसाइड मी। परिवेश
क्या कहेंगे? वो कहेंगे हादी इज सिटिंग बिसाइड मी। पुष्पेंद्र, आपके बिसाइड में कोई बैठे हुए हैं क्या? अभी कोई नहीं बैठे हुए हैं। बिसाइड बिल्कुल नज़दीक में होते हैं, थिएटर में होता है ना अरेंजमेंट, तो आपके लेफ्ट या राइट में जो पोजीशन बन रही है बिल्कुल नज़दीक में, मेरे बिल्कुल सामने इतने नज़दीक में जितना लेफ्ट में कोई बैठा हुआ है कोई आगे है, तो वो बिसाइड नहीं है। बिसाइड का मतलब है या तो लेफ्ट या राइट, दो मीनिंग होते हैं बिसाइड के। बिसाइड का मतलब लेफ्ट और राइट, और बिल्कुल अटैच्ड, बिल्कुल नज़दीक। इंग्लिश में वर्ड है एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब करीब में बिल्कुल। ठीक है, अगला। तो अगर कोई वस्तु यहाँ पर है इस बॉय के बिल्कुल लेफ्ट में या राइट में, तो कौन सी प्रीपोजिशन बनेगी बेटा? बिसाइड। और आपको बता दूं मैं, बिसाइड्स मत बोलना, बिसाइड्स इज अ डिफरेंट वर्ड। बिसाइड तो प्रीपोजिशन है, और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? इसके अलावा, इन एडिशन टू इट। समझ गए आप लोग? ओवर एंड अबव भी बोलते हैं इसको, इन एडिशन टू। अब ये बिल्कुल नज़दीक में है तो बिसाइड है, और लेकिन अगर ऐसे हो थोड़ा दूर आ जाए बॉल यहाँ पे, या इस डायरेक्शन में भी आ जाए, या इसमें भी आ जाए, इसमें किसी भी डायरेक्शन में कोई चीज़ आ जाती है, ये इस बॉय से, इन एनी डायरेक्शन इफ एन ऑब्जेक्ट गोज, यहाँ पर कोई चीज़ जा रही है, पास में है, तो ये बिल्कुल नज़दीक का ही घेरा है, बहुत दूर का तो है नहीं। इस सर्कल पे कहीं पे भी कोई भी चीज़ है, ये तो ये चीज़ कहलाएगी आपके नज़दीक में है तो एट, या इसको बोलेंगे बाई, या इसको बोलेंगे नियर। तो आप बोलेंगे चेयर इज नियर मी, ये लड़का बोलेगा। चेयर इज बाई मी, चेयर इज एट मी। द फ्लावर वेस, गुलदान, इज बाय द कॉर्नर ऑफ दिस रूम। दिस ट्राइपॉड इज बाय द कॉर्नर ऑफ द रूम। दिस ट्राइपॉड इज एट द कॉर्नर ऑफ द रूम। दिस ट्राइपॉड इज नियर द कॉर्नर। तो नियर, एट, बाई का मतलब होता है नज़दीक में। लिख लें आप, क्या मीनिंग है इसका? नज़दीक। डिस्टेंस के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ मैं भी आपको। लेकिन यही ऑब्जेक्ट्स अगर बहुत दूर चले जाएं इस लड़के से, ये जो फोटो बनाया मैंने, इस पोजीशन पे आ गए, किसी भी डायरेक्शन में, आगे पीछे दाएं बाएं, अगर ये डिस्टेंस वाला सर्कल पे कहीं पे भी है, तो अब प्रीपोजिशन आपकी बनेगी फार। बॉल इज फार फ्रॉम मी। फार भी आपके प्रीपोजिशन है, नियर भी प्रीपोजिशन, एट भी है, बाई भी है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब प्रीपोजिशन से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ओके, अब मान लीजिए वो सामने का ग्लास का गेट जो है मुझसे काफ़ी दूर है, तो गेट इज़ फार फ्रॉम मी। पर ये सेल्फी स्टिक मेरे बिल्कुल पास में है, तो सेल्फी स्टिक इज एट मी, नियर मी। ओके, ये आपका हुआ लेफ्ट राइट। इसको भी मूव करते हैं, अगली प्रीपोजिशंस लेते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज शाउट। आपको कोई क्वेरी है, कुछ चीज़ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं उसके लिए। देखिए, अगर ये कोई बॉय है एक, और ये एक और बॉय है, इन दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, When an object comes between two distinct objects, दो साफ दिखाई देने वाले ऑब्जेक्ट वस्तुओं के बीच में कोई चीज़ आ जाए, तो प्रीपोजिशन आपको यूज़ करना है बिटवीन। ओके, अब तमन्ना बैठी हुई हैं कार्तिकेय और भारती के बीच में, तो तमन्ना इज सिटिंग बिटवीन कार्तिकेय एंड भारती, बिटवीन। ओके, बीच में। तो नाउ द प्रीपोजिशन बिकम्स बिटवीन। बिटवीन का मतलब है दो के बीच में। एक और ऑब्जेक्ट लें आप, मान लीजिए ये एक बॉय है, ये दूसरा बॉय है, ये तीसरा बॉय है, ये फोर्थ बॉय आपका, ये फिफ्थ, ये प्लेयर्स है मान लीजिए, और बीच में फुटबॉल है। तो दो से ज़्यादा के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल है,
तो क्या हो जाएगा ये अमंग, और अमंग को पुरानी इंग्लिश में अमंगस्ट भी बोलते हैं, आर्काइक क्लीशे फॉर्म में। अमंग मीन्स दो से ज़्यादा के बीच में। अब पुष्पेंद्र इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द क्लास, इनके पीछे भी स्टूडेंट्स हैं, आगे भी स्टूडेंट्स हैं, दाएं बाएं सब, तो ही इज़ अमंग द स्टूडेंट्स। किसके बीच में है पुष्पेंद्र? अमंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच में, ही इज सिटिंग अमंग द स्टूडेंट्स। तो दो के बीच में है तो बिटवीन, दो से ज़्यादा के बीच में है तो अमंग। इसको भी मूव करते हैं हम, तो ये अमंग भी आपका प्रीपोजिशन हुआ। ये जब से अपग्रेड हुआ है तब से इसमें थोड़ा सा, अब देखें आप, मैं एक चेयर बनाता हूँ और एक और चेयर बनाता हूँ। ये चीज़ समझाइए मैंने आपको। एक चेयर में हैंडल है और एक चेयर में हैंडल नहीं है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यानी कि आप ही बैठे हुए हैं, या कोई फुटबॉल या डिक्शनरी रखी हुई है, तो अगर ये हैंडल है यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये क्या बोलेंगे आप इसको? बॉल इज इन द चेयर, आर्म चेयर इज, इसे क्या बोलेंगे अपन? रिक्लाइन, आराम वाली जो चेयर होती है उसे बोलते हैं रिक्लाइनिंग चेयर। तो ये रिक्लाइनिंग वाली है, आराम चेयर, आराम कुर्सी। तो इन, लेकिन यहाँ पे आर्म नहीं है इसमें, तो ये ऑन पोजीशन बनेगी। आप ये इन, आपके पास सोफ़ा है घर पे, सोफे में हैंडल नहीं है, आर्म नहीं है, मतलब आर्म मतलब वो हाथ रखने का हैंडल, तो क्या करेंगे बेटा आप? आई एम ऑन द सोफ़ा। और अगर उसमें हैंडल लगे हुए हैं तो क्या बोलेंगे आप? आई एम इन द सोफ़ा। ऐसे बेड होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, गुड़क ना जाएं, गिर ना जाएं बेड पे से, तो उसका लकड़ी का स्कर्ट होती है आसपास, बाउंड्री, आउट स्कर्ट बना देते हैं ना कि वो छोटे से वुडन स्कर्ट, स्कर्ट का मतलब होता है बाउंड्री। तो वो बोलेंगे आप आई एम स्लीपिंग इन द बेड। और अगर आसपास वो बाउंड्री नहीं है लकड़ी की, सिंपल बेड है, तो आई एम स्लीपिंग ऑन द बेड। तो सोफ़ा में भी ऑन द सोफ़ा, इन द सोफ़ा, हैंडल है तो इन द सोफ़ा, नहीं है तो ऑन द सोफ़ा। चेयर में भी हैंडल है तो इन द चेयर, नहीं है तो ऑन द चेयर। और अगर मान लीजिए आप कहेंगे ये बेड, तो ऑन द बेड या इन द बेड। अगर वो लकड़ी का बना हुआ है तो इन द बेड, वरना ऑन द बेड। ओके, ये चेयर वाला हुआ मामला। एक और मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखें आप। ये दो, ये इन भी प्रीपोजिशन है आपकी, ऑन भी प्रीपोजिशन है। मान लीजिए ये एक टैंक है आपके पास, सिंटेक्स की टंकी, छत के ऊपर पानी की टंकी। ये ओपन टैंक है आपका, ढक्कन नहीं लगा हुआ है। और एक और टैंक है आपके पास, मान लीजिए ये मैंने कवरिंग कर दी, ढक्कन लगा हुआ है, क्लोज्ड, बंद है, और दिस इज ओपनड। अब इसमें ओपन में से ढक्कन खुला हुआ था, कोई बॉल गई, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, अंदर आ गई, और ये भी खुला हुआ था और बॉल गई, और ये यहाँ पे बॉल आ गई, लेकिन बाद में ये ढक्कन लग गया हवा वगैरह से। अब पोजीशन ये है कि एक ऊपर से ढक्कन नहीं है, बॉल पड़ी हुई है, और एक ये है कि बॉल है लेकिन ऊपर से ढक्कन पैक है। देखो बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट से है ये सब। तो ये पोजीशन बनेगी आपकी, बॉल इज इन द टैंक, टैंक यानी कि टंकी, और ये बनेगी बॉल इज इनसाइड द टैंक। जब सराउंडिंग कवर हो जाए, आप कार में बैठे हुए हैं, शीशे खुले हुए हैं, और कोई बेगर आके आपसे मांग रहा है वहाँ पे, शीशे खुले हुए हैं, तो आप इन द कार है या इनसाइड द कार है? वी आर इन द कार।
लेकिन शीशे लगा के पेटे पैक हो गया आप, सराउंडिंग पैक्ड, तो वी आर इन साइड द, अभी क्लासरूम है, हमने इसको साउंड प्रूफ बना रखा है, गेट्स वगैरह सब लगा रखे हैं, तो वी आर इन द क्लासरूम और इन साइड द क्लासरूम, वी आर इन साइड द क्लासरूम। और इस इनसाइड हम पढ़ रहे हैं, बाहर कोई स्टूडेंट आया है मान लीजिए इंक्वायरी के लिए, वो बाहर खड़ा हुआ है, सब स्टूडेंट इज स्टैंडिंग आउटसाइड, हम इनसाइड हैं तो फिर वो आउटसाइड हो गया। और अगर मैं गेट खोल दूं और रोशनदान वगैरह सब वेंटिलेशन सब अपन खोल दें ये, फिर हम इनसाइड रहे या इन रहे, इन, वी आर इन द रूम, पहले से कोई चीज़ है तो वही इन, और मोमेंट के साथ अंदर आएगी तो फिर वो इन टू, तो हम इन है। हम अगर गेट खुला हुआ है, खिड़कियाँ खुली हुई हैं, तो हम इन द रूम हैं। अब बाहर कोई इंक्वायरी के लिए आया हुआ स्टूडेंट है तो वो क्या है, आउट ऑफ द रूम। अरे हम इन हैं तो वो आउट है, हम इनसाइड हैं तो वो आउटसाइड है। आपने कार के शीशे खोले हुए हैं तो यू आर इन द कार, और बाहर भिखारी क्या है, आउट ऑफ द कार। लेकिन आपने कार के शीशे चढ़ा लिए तो आप क्या हैं, वी आर इनसाइड द कार। अब भिखारी बाहर खड़ा हुआ है, शीशे से चढ़े हुए हैं, ही इज आउटसाइड द कार। क्लियर? अगर हम इन हैं तो बाहर क्लास के बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति आउट ऑफ द क्लास होगा, और हम इनसाइड द क्लासरूम हैं, पैड कर लें सब तो इनसाइड हो जाएंगे, तो फिर वो बाहर खड़ा हुआ अभी आउटसाइड द क्लास खड़ा हुआ है। हम इनसाइड द क्लासरूम है इसलिए वो आउटसाइड द क्लासरूम खड़ा हुआ है। और अगर हम गेट खोल लें, खिड़कियाँ खोल लें, तो हम इन हो जाएंगे, इनसाइड नहीं रहेंगे, फिर वो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द क्लास, ही इज स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्लास। और अभी क्या है, ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लास। ठीक है, तो इन और इनसाइड में फ़र्क पता पड़ा आपको? अब देखिए ये इन है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये बॉय, तो ये इनसाइड हुआ, तो ये कैसे खड़ा हुआ है भैया, ये आउटसाइड खड़ा हुआ है। ये आउटसाइड भी प्रीपोजिशन है, ये इनसाइड भी प्रीपोजिशन है, और ये इन, और अगर यहाँ पे कोई लड़का खड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया, ये आउट है। तो आउट प्रीपोजिशन होती है और इन भी प्रीपोजिशन होती है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? नेक्स्ट, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल बोलते हैं, चित्र के द्वारा मैंने बताया आपको, लिखावट के द्वारा। और अब आ जाइए आप, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जब से अपग्रेड करा इसको तब से ये कुछ ना कुछ इसमें तरकीब लगानी पड़ेगी। देखें आप, इसका ये मुंह के बाद में थोड़ा टच सोफिस्टिकेटेड नहीं है इतना ना। देखें आप, अब आप जो है एक चीज़ और देखें, इन और इनटू में क्या फ़र्क है। इन भी प्रीपोजिशन है और इनटू भी प्रीपोजिशन है। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ में पहले से है तो वो इन है। आप इस रूम में ऑलरेडी बैठे हुए हैं तो यू आर इन द रूम। इस बॉक्स के अंदर, इस बॉटल के अंदर पानी ऑलरेडी है, हम डाल नहीं रहे हैं, तो वाटर इज इन द बॉटल, वी आर इन द क्लासरूम। लेकिन अगर कोई बिल्ली चलती हुई आ रही है, कोई कैट आ रही है अपनी क्लासरूम में, अब कैट आ रही तो दो बातें हैं, एक तो कैट जा नहीं रही है, आ रही है, और एक मूवमेंट है, उसके अंदर गति हो रही है, चलती हुई आ रही है। तो जब अंदर, पहली शर्त है अंदर की तरफ मूवमेंट होना चाहिए, और दूसरा उसमें मूवमेंट होना चाहिए। कोई चीज़ आए और आए जाए नहीं, यानी कि अंदर की तरफ हो गति, तो फिर हम उसे बोलते हैं इनटू। तो कैट इज कमिंग इन द रूम, राइट है, या कैट इज कमिंग इनटू द रूम? यस, वी आर इन द रूम और वी आर इनटू द रूम। वी आर इन द रूम, हम रूम के अंदर हैं, हम इनटू द नहीं हैं। अब मान लीजिए कोई है, इस शाजेब है, अभी आ रहे हैं मान लीजिए चलते हुए क्लास में, तो शाजेब इज कमिंग इन द रूम या कमिंग इनटू द रूम? यस, ऑलरेडी बैठे हुए हैं रोहित, तो ही इज सिटिंग इनटू द रूम और ही इज सिटिंग इन द रूम। क्लियर हुआ? ये बहुत आता है आपके कंपटीशन में भी, इन और इनटू का मैटर। तो इनटू के दो ही मीनिंग है। नंबर 1, अंदर की तरफ, और नंबर 2, गति के साथ।
याद रखना, ये यही जवाब देंगे आप। मूवमेंट होना चाहिए, और मूवमेंट भी इनसाइड हो, आउटसाइड नहीं हो। ओके, अब ये ले आप ऑन और ऑन टू, इसमें भी वही डिफरेंस है। मैंने बताया ऑन का कॉन्सेप्ट, सरफेस टच होना चाहिए। ये पेन है, ये सरफेस है पाम, ये मैंने टच किया पाम पे, पेन हो गया। पेन इज ऑन द पाम। पाम क्या है? सरफेस, सतह है मेरी कोई भी। अरे कोई भी सरफेस का मतलब है कोई भी सरफेस, कोई भी जगह, कोई सतह, कोई भी चीज़ का जो प्लेटफॉर्म होता है वो सरफेस कहलाता है। टेबल, आपकी डाइनिंग टेबल भी सरफेस है, आपका राइटिंग पैड भी सरफेस है, आपका हाथ भी सरफेस है। तो टच हो रहा है तो पेन इज ऑन द पाम। ये ऑलरेडी ऐसे रखा हुआ है तो क्या है बेटा? लुक एट मी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ ये वाली मैं, ऑन और ऑन टू। इन और इन टू समझाया, वैसे वैसे ऑन और ऑन टू। ये ऑलरेडी रखा हुआ है ना, इसमें कोई गति मूवमेंट हो रहा है क्या अभी? तो पेन इज ऑलरेडी पहले से सेटल है, पेन इज ऑन द पाम। अब देखिए दूसरी पोजीशन, ये तो ऑन हो गया। अब ये देखिए आप, अब ये पेन चलता हुआ आ रहा है और ये पाम के ऊपर आके सेटल हो रहा है, टच हो गया। टच होते ऑन तो बन गया, पर ये चलता हुआ आया ना गति के साथ, तो ये ऑन टू। जैसे कैट है, कैट जंप करती है, कई बार झटके से करती है तो जंप अपॉन भी बोल देते हैं अपन। पर ऑन टू का मतलब है मूवमेंट के साथ आ जाए और ऑन वाली पोजीशन बना ले, तो दैट इज ऑन। पहले से है सरफेस ऊपर, तो दैट इज पेन इज ऑन द पाम। और अगर ऐसे यूं करके यूं रखा मैंने, तो पेन इज ऑन टू द पाम। ठीक है, ऑन टू समझ में आया कि नहीं आया? आपकी बॉल आ रही है क्रिकेट की, और आके बॉल आके एकदम से आपकी छत के ऊपर सेटल हो गई। द बॉल केम ऑन टू द टेरेस बोलेंगे या केम ऑन द टेरेस? केम ऑन, टेरेस बोलते हैं छत को जहाँ से पतंग उड़ाई जाती है, वो फ्लोर जहाँ से आप पतंग उड़ा सकें, दैट इज टेरेस। तो जो आपकी बॉल किसी ने शॉट मारा और बॉल आके आपके टेरेस के ऊपर लैंड कर गई और वहाँ जाके सेटल हो गई, तो बॉल केम ऑन द टेरेस या केम ऑन टू द टेरेस? ऑन टू द टेरेस। अब 1 घंटे बाद आप जाएंगे तो बॉल अब आती हुई नज़र आ रही है कि ऑलरेडी पड़ी हुई है? तो अब बॉल इज़ ऑन द टेरेस या ऑन टू द टेरेस? तो जब गति हो, मोमेंट हो, तो वो ऑन टू हो जाता है, जैसे इन टू हो रहा था अभी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं? यस। नेक्स्ट आप देखें इधर, अब अगला देखें आप, ये एक टनल है, आपकी दरा की टनल है, मुकंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स में टनल, टनल यानी कि दरा की नाल, ये आपकी टनल है, नाल, दरा नाल। यहाँ से आपकी एक जीप जा रही है, ये यूं होती हुई इसमें से निकल रही है। तो किसी सराउंडिंग में से कोई ऑब्जेक्ट निकल रहा है। हो सकता है ये डीप फॉरेस्ट हो, इन गहरे जंगलों में से आप निकल रहे हैं ऐसे, तो किसी सराउंडिंग में से निकल रहे हैं ना आप, तो आपके प्रीपोजिशन बनेगी थ्रू, THROUGH। थ्रू मीन्स में होकर। क्या मतलब होता है थ्रू का? में होकर। ओके, माई जीप, माई कार वॉज पासिंग थ्रू द दरा टनल। मेरी कार दरा की नाल में से होके गुजर रही थी। मान लीजिए दिस इज क्लासरूम, दिस इज ड्रिंकिंग वाटर सेक्शन, और दैट इज ऑफिस। तो ऑफिस में जाने के लिए आपको क्या है, पानी पीने के सेक्शन में से निकलना पड़ेगा। तो वी गो टू ऑफिस थ्रू, हम ऑफिस जाते हैं कहाँ से होके? थ्रू वाटर सेक्शन। ठीक है, मान लीजिए आप कोटा जा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई गो टू कोटा थ्रू डीप मुकंदरा हिल्स। मुकंदरा हिल्स कहलाती हैं दरा के जंगल, इन घने जंगलों में से होके हम गुजर रहे हैं, वे आर पासिंग थ्रू। अभी एक और आएगा थ्रू जैसा, वाया। वाया भी प्रीपोजिशन है। अब मान लीजिए आपको माधोपुर जाना है, सवाई माधोपुर, तो सवाई माधोपुर के लिए 12 वाला एक रोड अलग है,
माधोपुर वाला, केशवराय पाटन का अलग है, ट्रेन वाला अलग है। तो यार आपको मान लीजिए मथुरा जाना है, अब मथुरा जाना है तो एक तो ये है आपका, इधर से निकल जाएँ आप क्या बोलते हैं, गंगापुर सिटी होके निकलता है शायद, माधोपुर होके, सवाई माधोपुर होके। एक कहीं बस से दूसरी तरफ से चले जाएं आप, आगरा होके, एक ग्वालियर होके चले जाएं, कहीं से बहुत सारे रोड्स होते हैं। तो ट्रेन में जब टिकट मिलता है तो आपको रूट बताया जाता है। अब यहाँ से कोटा पहुँचना है आपको झालावाड़ से, तो झालावाड़ से कोटा एक तो पॉपुलर रोड है आपका दरा वाला, झालावाड़, सुकेत, दरा, फिर मंडाना, फिर कोटा। और झालावाड़ से कोटा जाने के लिए 12 और फिर कोटा। एक इधर से भी आपका भवानी मंडी होते हुए इस तरह से यूँ, तो उस पर लिखा रहेगा से झालावाड़ टू कोटा वाया दरा। तो वाया भी प्रिपोजिशन है आपकी, वाया रूट सेट करता है, बीच में जो आ रहा है ना स्थान, उसे वाया बोलेंगे। अगर आपको 12 होके कोटा जाना है तो झालावाड़ टू कोटा टिकट वाया 12। कहाँ होके जाएगी बस ये? 12 होके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप पाटन जा रहे हैं, रोहित यू गो टू पाटन वाया कपासा कुआ और खंडिया चौराया, ये वाया भी प्रिपोजिशन है, जगह के लिए प्रिपोजिशन होती है वाया। और थ्रू का मतलब होता है किसी में से होके गुजरे आप, ठीक है। तो ये थ्रू और एक ये वाया और कर लें आप। वाया भी प्रिपोजिशन है आपकी, वाया फॉर प्लेस, प्लेस ऑन द वे, रास्ते में जो प्लेस आता है उसके लिए। एक बात याद रखना, रोड के पहले ऑन नहीं लगाएंगे। आई वॉज गोइंग, आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड नहीं होता है, आई वॉज वॉकिंग इन द रोड, रोड भी नहीं, रोड। ऑन द वे होता है, इन द वे नहीं बोलेंगे। रोड के पहले इन लगाएंगे और वे के पहले ऑन। आई वॉज वॉकिंग इन द रोड ऑन द वे टू कोटा। समझ गए आप लोग? आई वॉज ऑन द वे, इन द वे नहीं बोलेंगे, ऐसे ऑन द रोड नहीं बोलेंगे, इन द रोड बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट अगला लें आप, बियॉन्ड। बियॉन्ड जो है ये इसका मतलब होता है क्षमता के बाहर। इसको ऐसे यूज करेंगे, इट इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी टू बी द पीएम ऑफ इंडिया। पीएम ऑफ इंडिया बनना मेरी क्षमता के बाहर है, बियॉन्ड। और एक छोटा सा और देख लें आप, विद और विद इन देख लें आप। 2 मिनट में फिनिश कर रहा हूं मैं। तो बोर्ड की प्रॉब्लम होगी यार अपग्रेड होने से। हाँ देखें, अलोंग, अगर आप किसी रोड के साथ साथ चल रहे हैं, नदी के साथ साथ लंबाई में चल रहे हैं, तो प्रीपोजिशन बनेगी आपकी अलोंग। और रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो प्रीपोजिशन बनेगी अक्रॉस। ठीक है, अक्रॉस के 2 मीनिंग है, इस पार से उस पार। और अक्रॉस का मतलब ये भी है कोई प्लेस है उसके बिल्कुल एंड तक चारों तरफ पहुंच रहे हैं आप, तो अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री का मतलब है देश भर में। यानी कि इस पार से उस पार गोवा तक, इस पार से इस पार बॉम्बे तक, इधर जयपुर तक, इधर अहमदाबाद तक, हर एरिया में हर डायरेक्शन में एंड तक पहुंच जाना, यानी कि अक्रॉस द कंट्री हो गया। तो अक्रॉस का मतलब रोड के इस पार से उस पार, ये मीनिंग है पहला। और दूसरा, आप जिस जगह से बोल रहे हैं उससे हर डायरेक्शन में एंड तक चले जाओ आप, यानी कि पूरे देश भर में। अक्रॉस द कंट्री का मतलब है देश भर में। और आपको रोड से उस तरफ क्रॉस करना है तो इस रोड को क्रॉस करना है, इस साइड से उस साइड, तभी आई वांट टू गो अक्रॉस द रोड। तो अक्रॉस के 2 मीनिंग हुए, एक तो रोड से इस रोड, इस तरफ से उस तरफ रोड क्रॉस करना, आई वांट टू गो अक्रॉस द रोड। अभी कोटा जयपुर रोड पे साथ साथ चलेंगे तो आई वॉज वॉकिंग ऑन अलोंग द रोड, लंबाई में साथ चल रहे हैं तो अलोंग। और अगर रोड के एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे तो अक्रॉस द रोड। और अक्रॉस का एक और मीनिंग है
अक्रॉस द कंट्री का मतलब देश भर में, अक्रॉस द वर्ल्ड विश्व भर में, यानी कि हर एरिया में एंड तक पहुंच जाए, दैट इज अक्रॉस। और एक और देख लें आप, विद, और लिख लें अलोंग विद। विद का मतलब क्या होता है, अलोंग विद क्या है, पुष्पेंद्र और अंकुश गए मेले में और दोनों डिफरेंट लोकेशन पे हैं, और कोई ट्रैफिक वाले अंकल ने पुष्पेंद्र से पूछा भाई आप कौन कौन आए हो, कि साहब एक वो उधर दूर खड़ा है लड़का, ये अंकुश, ये मेरा फ्रेंड है, वो भी मेरे साथ है, अंकुश इज़ विद मी। आप इशारा करके बता रहे हो वो दूर खड़ा है अंकुश, और दोनों एक ही लोकेशन पे चल रहे हैं साथ, तो आप कहेंगे अंकुश इज़ अलोंग विद मी। समझिए आप बात को। विद मी का मतलब है आपका फ्रेंड या आपका परिचित दूर हो सकता है और आप कह रहे हैं किसी से कि वो मेरे साथ ही है, वो जो दूर दिख रहा है ना पीली बुशर्ट में, ही इज़ विद मी। और अगर वो पीली बुशर्ट वाला मेरे साथ ही चल रहा है अभी, तो ही इज़ अलोंग विद मी। साथ तो दोनों में ही है, एक तो एक ही साथ दिखाई दे रहे हैं दोनों एट ए टाइम, तो अलोंग विद, और डिफरेंट पोजीशन पे हैं लेकिन साथ आए हैं मेला घूमने, तो ही इज़ विद मी। विद और विद, अलोंग विद का मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया। विद मीन्स आप चाट पकौड़े के ठेले पे हो, आपका दोस्त झूला झूल रहा है दशहरे मेले में कोटा में, ठीक है, तो दोनों पर आप, कोई आपसे पूछेगा भाई कि कौन कहाँ से आए हो क्या हो, तो आपके दोस्त हम दो लोग आए हैं घूमने, वो अंकुश ही एक्चुअली इज़ विद मी, वो स्विंग झूले के वहाँ पे है, वो मेरे साथ ही है। तो विद का मतलब अलग अलग लोकेशन पे साथ में है, और एक साथ हैं तो अलोंग विद। एक और प्रेपोजिशन है, लिख लें आप फॉर। फॉर लिख लीजिए, प्लेस आएगा इसके बाद में, आई एम गोइंग फॉर कोटा, और एक इसका मतलब होता है के लिए, यानी कि रीज़न, कारण बताना हो तो फॉर, और प्लेस, ये सब जानते हैं फॉर को आप। विद हो गया आपका, इन हो गया, ऑन हो गया, और एट। प्लेस के पहले एट लगाते हैं, ये भी देख लो आप। बड़ा प्लेस है तो इन लगाएंगे, आई लिव इन कोटा। छोटा प्लेस है, कोटा में आप कहाँ रहते हैं, तलवंडी, आई लिव एट तलवंडी। समझिए आप लोग। तो छोटे प्लेस के पहले एट लगाएंगे, बड़े के आगे आई लिव एट कोटा इन राजस्थान, आई लिव एट राजस्थान इन इंडिया। तो दो प्लेस हैं तो छोटे के पहले एट, बड़े के पहले इन लगाएंगे। और अगर एक ही है तो ये आपकी सोच के ऊपर है। अगर आप कोटा को छोटा मानते हैं तो आई लिव एट कोटा, आपका ये मानना है कोटा बहुत बड़ा है तो आई लिव इन कोटा, और दो होंगे तो फिर तो क्लियर है, आई लिव एट तलवंडी इन कोटा। तलवंडी छोटा एरिया है, कोटा बड़ा है। आई लिव एट कोटा इन राजस्थान, कोटा छोटा है, राजस्थान बड़ा है। ऐसा आपको एट लगाना है। तो इन बड़े एरिया के लिए लगाया जाता है, एट छोटे एरिया के लिए, और ऑन और छोटे एरिया के लिए। आई एम ऑन द टेबल, छोटी सी टेबल है। आई एम एट इंदिरा कॉलोनी, थोड़ी बड़ी है, और आई एम इन झालावाड़ या इन कोटा, और बड़ा है। समझ में आया आपको। तो इसको आप यूँ बना सकते हो, पिरामिड। ये तो हो गया आपका ऑन, छोटा एरिया, आई एम ऑन द टेबल। ये बड़ा एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया बड़ा हो गया है, ये छोटा सा तो ऑन। ये हो गया आपका एट, और ये यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया कोटा आपका, तो ये हो गया आपका इन। तो इन वाला तो है कोटा बड़ा शहर, एट वाला है तलवंडी मोहल्ला कॉलोनी छोटी, और ये है ऑन, आई एम ऑन चेयर। कोटा बड़े शहर में आई एम इन कोटा, उसमें तलवंडी छोटा मोहल्ले में आई एम एट तलवंडी, और तलवंडी में भी क्या कर रहा हूँ मैं, चेयर पे हूँ, ऑन चेयर। तो ऑन चेयर तो ये इतना सा एरिया है बेटा, छोटा सा। बड़े एरिया पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एट, और इन और बड़ा। तो इन बड़े एरिया को समाहित किए हुए है, एट थोड़ा छोटे को, और ऑन बिल्कुल छोटे को। ओके, सो होपफुली यू एंजॉयड दिस सेशन ऑफ prepositions there, and that's enough for today, and we can meet in the next lecture. Till then, thanks. By the way, this is Professor Parvez Englishwala. Please subscribe my channel and share it and like it and bell it, please. Okay, so it's time to say goodbye. That's enough for today. Yes, bye bye.